लोगों को किस तरह से भ्रांतियाँ फैली है कि अस्थमा किस तरह से होता है, क्या है उसकी पूरी जानकारी सर? देखिए, मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि कई वर्षों से हम लोग विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं और उसकी वजह से हम लोग एक बहुत सारे लोगों से ये भ्रांति दूर करने में सफल हो चुके हैं कि इन्हेलर का इस्तेमाल कोई एडिक्शन नहीं करता। जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें एडिक्शन तो नहीं हो रहा ना। उसी तरह से अगर हमारे शरीर को दवा की ज़रूरत है, तो वो दवा कम से कम मात्रा में केवल इन्हेलर द्वारा ही दी जा सकती है। जो भी दवाई हम मुंह से खाते हैं, जैसे कि सिरप लेते हैं या गोली लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं, वो पहले पेट में जाती है, फिर लिवर में जाती है, पूरी बॉडी में जाती है और इसका एक थोड़ा सा हिस्सा आपके फेफड़ों में जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट दवा फेफड़ों में सही ढंग से ले लें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करती है और कम से कम खुराक, जैसा कि अभी आपने बताया कि मिलीग्राम के स्थान पर माइक्रोग्राम में दवा लेते हैं। और मेरे विचार से किसी भी प्रकार से कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता जिससे कि यदि आप अस्थमा की बीमारी झेलते हैं, वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करती है रादर दैन ये दवाइयों के मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स होते सर ये हैं। किस बल्कि इससे लोगों की बच्चों में ग्रोथ भी अच्छी होती है, लोगों में कार्य की कार्य भी अच्छा हो सकता है उसकी वजह से। तो किसी तरह की रुकावट नहीं आती, हिंड्रेंस किसी तरह की नहीं आती, तो इसलिए ये आवश्यक सर ये किस तरह से फैलता है, इसको किस तरह बचाव किया जाए इसका? है। जी, फिर से ये किस तरह से होता है अस्थमा और किस जी, तरह बचाव किया जाए जी। इसका? ये उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि एलर्जी, जैसे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं। डस्ट है, डस्ट 2 तरह की होती है, घरेलू डस्ट और बाहर की डस्ट, जो सड़क की डस्ट होती है। और सड़क की डस्ट में आप जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें मिली होती हैं। जो भी ज़मीन में गिर रहा है, जो भी किसी तरीके से, मतलब आप चाहे सड़ी हुई सब्ज़ी है या फूल हैं या कोई दूषित है, पदार्थ। वो फैल रहा है। तो एक तो वो डस्ट हो गई। ऑटोमोबाइल्स का एग्जॉस्ट जो होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स या पराग कण जो विभिन्न पेड़ों और फूलों से निकलते हैं, वो भी होते हैं। दूसरा फंगल के स्पोर्स, फंगाई के या फफूंदी के स्पोर्स यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो ये जब अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक रिसीविंग स्टेशन होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो एंटीजन कहते हैं इनको हम लोग। तो एंटीजन जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है, हमारे फेफड़ों में, आँखों में से एक्सेप्ट कर लेती है। उसको फिर मेमोरी में ले जाती है। जो मेमोरी सेल्स होती हैं, जो उसमें चली जाती है ये नेव लिम्फोसाइट्स जिसे कहते हैं, उसमें चली जाती है। 2-3 साल तो ऐसे सेंसिटाइजेशन होता है। फिर अचानक जब कभी वो एलर्जन जो आएगा तो है ही, वातावरण तो कभी साफ हो ही नहीं सकता पूरी तरह से। जब वो शरीर में अंदर जाता है तो दोनों में रिएक्शन होता है उस मेमोरी के हिसाब से, और उससे कुछ तत्व निकलते हैं, ल्यूकोट्राइन्स कहते हैं उन्हें, जिससे कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सांस की नलियों में, और संकुचन आ जाता है। तो ये एक कारण है। इसके अलावा जिनमें पेरेंट्स में या रिश्तेदारों में अस्थमा होता है, कुछ आनुवांशिक कारण भी होते हैं। कईयों में एक जो हमारे लिए एक एंटीबॉडी होती है जो शरीर की रक्षा के लिए बनी है, आईजीई, वो भी बड़ा भीषण रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से तकलीफ इससे बढ़ बचाव क्या जाती है सर? है। जी। इसके बचाव क्या है? इससे बचाव यही है कि देखिए, बचना तो बड़ा मुश्किल है, पूरी तरह से सबका बचना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी प्रदूषित क्षेत्रों में कम जाकर हम लोग इसको बचा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा बचने का उन लोगों को है जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं। किस लिए? अब आप कहें कि साहब मैंने नई फैक्ट्री खोली है, चलिए आपको पेंट की फैक्ट्री में घुमाना है। अब वो चली तो गई, लेकिन खास तौर से प्रेग्नेंट महिलाओं को एलर्जी से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एलर्जी वो ले रही हैं, वो उनके बच्चे तक भी जा सकती है और वो पैदाइशी अस्थमा का मरीज भी बन सकता है। तो इसलिए एलर्जन से यथासंभव बचना चाहिए। और देखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उन सब में जाते में जाना पड़ता ही है, तो फिर जो बच सके वो बचे, जो नहीं बच सकता उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बस हमारे इंजीनियर्स जो हैं, वातावरण नगर पालिका के इंजीनियर्स वगैरह जो हैं, वो कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। ठीक ठीक सर।